Yes. ये असाइनमेंट्स जो इजाज मुझे आपने सेंड की थी, ये असाइनमेंट किसकी है? नाम लिखा होगा। 071 कौन है? नूर फातिमा। नूर फातिमा सर। नूर फातिमा कहाँ है? नूर फातिमा आई है या नहीं? सर अभी तक ज्वाइन नहीं किया। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। सारे स्टूडेंट देख रहे हैं? जी सर। बेटा मैंने पहले ही कहा था भाई इस फॉर्मेट को यूज ना करना, जो आपको फॉर्मेट गिवन है उसको यूज करना। उज़मा शौकत ने सेंड किया था, याद है आपको? जी सर। तो ये लोग फिर क्यों नहीं सुनते? सर ये कुछ स्टूडेंट्स ने पहले बनाई हुई थी पीपीटी, जो है ना बना ली थी, फिर जो है ना मैंने कह दिया था कि जो है ना अगर यूज कर लिया तो कोई इशू नहीं है। बाकी सबने सर वही यूज किया है। आप कौन इजाज़त बात कर रहे हैं? जी सर। नहीं बेटा, एक पैटर्न में होना सही है उसको। सर इस तरह कोई किस तरह, अभी आपको एक शेयर करूँ और मैं आपको बताता हूँ। ये जस्ट 1 मिनट, ये कहाँ है? अपने अपने डिजाइन है और कोई इफेक्टिव हो ना, ये तो सही है। एक यहाँ से या यहाँ थी कोई, ये देखो जरा, ये देखिए। यस सर। कोई किस तरह बना रहा है। वेल बैटरी, अभी भी चांस दो इनको, जिनकी डिफरेंट है वो सेम फॉर्मेट में नहीं है। सर जी सर मैंने सबको ना एक गाइडलाइन सेंड की थी बाद में ना, तो कुछ स्टूडेंट्स ने चेंज कर ली थी और फिर बाद में अनाउंस कर दिया था कि सीआर ने कि यही फॉर्मेट, आप टेम्पलेट बेशक चेंज ना करें, बाकी चीजें चेंज कर दें। सर मैंने इन्हें तब भी बोला था कि नहीं, टेम्पलेट भी वही रखनी है। देखें, अगर कोई एक सिंपल और अपीलिंग हो तो समझ आती है। कोई डिफरेंट डिजाइन कर रहा है, कोई डिफरेंट डिजाइन कर रहा है, फिर होगा कंपैरिजन। एक चीज ध्यान में रखिएगा, फिर होगा इसकी फॉर्मेटिंग का भी कंपैरिजन। अच्छा, जिसके कंपैरिजन में जिसका फॉर्मेटिंग और चीजें इफेक्टिव नहीं होंगी उसके मार्क्स भी कटेंगे, और फिर ये बच्चे सारे शोर शराबा करेंगे, कहेंगे सर ने मेरे मार्क्स इसमें से क्यों काट लिए असाइनमेंट में से। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेसिक चीजें हैं उसको तो अपना सेम रखें, ताकि मार्क्स किसी और बेस पे वो अगर करते हैं तो काटें। सही है? जी सर। इजाज 1-2 दिन इनको दें, आई थिंक। सही है ना? ये पॉसिबिलिटी है। जी सर। एनीवे हमें एक मौका, एक चांस देना चाहिए, आई थिंक। यस सर। जी सर। ओके सर। दूसरी बेटा बात ये है कि जिस तरह हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, मैंने ये कहा था कि एक इंडियन का लेक्चर्स हैं, उनको सारे वो लेक्चर्स सारे देखना है एटलीस्ट, क्योंकि वो आपके कंटेंट्स में है तो आपको इजीली समझ आएंगे। सही है? तो फिर बल्कि मैं आज वही स्लाइड कह रहा था भी, बच्चों ने देखे हुए होंगे तो मैं वही स्लाइड से समझाना स्टार्ट करूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैं अपनी स्लाइड्स भी बेशक वो देख लेंगे तो उनको समझ आ जाएगी हर चीज की। ठीक है? तो मैं जो है ना नूर फातिमा वाली स्लाइड्स से स्टार्ट करने लगा, और नूर फातिमा अगर है तो बेटर है, क्योंकि कुछ चीजें अगर उसने की हुई होंगी तो मैं उससे मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ ना। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, नूर फातिमा है? यस सर।
हाँ नूर फातिमा बेटा, जो आपने ये लेक्चर कंप्लीटली असाइनमेंट की फॉर्म में यहाँ मैनेज किया है, इसका सारा कंसेप्ट है आपको? कंसेप्ट है? यस सर। हाँ जी। आप डिलीवर कर सकती हो? यस सर, एक मिनट। ओके, चले मैं डिलीवर करता हूँ, सही है। और आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं किसी जगह से कोई आपकी राइटिंग में या कोई चीज होगी तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अदरवाइज मैं यही चाह रहा हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने लेक्चर सुने हैं ना, उसी को मैं रिपीट कर देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर मेरे वाले लेक्चर भी आप देखेंगे तो इजी लगेगा आप लोगों को, ठीक है। कंसेप्ट क्योंकि वहां भी यही है आई थिंक मोस्टली। Okay, sir. अगर कोई डिफरेंट कंसेप्ट होगा तो मैं वो इसलिए आपको कह रहा हूँ, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि नेक्स्ट वीक से एग्जाम्स हैं आप लोगों के, यस सर। तो किस चीज के हैं? प्रैक्टिकल? अभी फाइनल डेट सर तो नहीं आई? अभी नहीं है सर। जी जी नहीं बेटा? सर, अभी तक नहीं आई। अच्छा, सर अभी तक फाइनल डेट नहीं आई सर। ओके, फाइनल डेट नहीं आई तो इट मींस हमें कंटिन्यू करना चाहिए ना। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। सर एक्सपेक्टेड डेट तो Yes, फर्स्ट पे भी है ना? हाँ वो तो फेब्रुअरी है, मगर आपकी जो प्रैक्टिकल हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट नहीं होंगे? सर हमारी एक ही लैब है सर। अच्छा, आपकी एक लैब है, ओके, फिर मेरे ख्याल इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, मैं स्टार्ट कराऊं बेटा? हेलो जी सर। जी सर, जी सर स्टार्ट करो। ओके, नूर फातिमा, हेलो जी सर। जी, आपने एक्टिव रहना और रिस्पांस करना है, ठीक है। एक मिनट, मुझे ये बच्चे आए हुए हैं इनसे, जी बेटा। ओके बेटा। अच्छा बेटा, आज हम डिस्कस करें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, सही है? हेलो यस सर। जी, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? और पहले तो इनफैक्ट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो पीछे कंसेप्ट है वो मैट्रिक्स का है, और मैट्रिक की जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई है, ऐसी बात है ना? हेलो यस सर। जी सर। रिस्पॉन्ड तो करे ना नूर फातिमा। जी सर। आप, मुझे लगता है महक को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, है? चलो महक आप करेंगे। ओके सर। हाँ बेटा, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशंस हमने स्टडी की हुई है ऑलरेडी, ओके? यस सर। और उस टाइम आपको मैं रिमाइंडर के तौर पे बताऊं कि जिस वक्त हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन शो करते थे और उनके डायगोनल एलिमेंट्स लेते थे और डायगोनल एलिमेंट्स को हम सम करते थे, मतलब उनको ऐड कर लेते थे, जो उनका सम आता था उसको हम किसका नाम देते थे? सर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। नहीं, उसको करैक्टर या ट्रेस का नाम देते थे, ठीक है?
ऐसी बात है ना। जी। अच्छा, अब ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, अब यहीं से इनफैक्ट आपका किसी हद तक आंसर ठीक है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। किस तरह हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक मैट्रिक्स की किस तरह लेते हैं, फिर पॉइंट ग्रुप की किस तरह होती है, ठीक है। ओके सर। ओके, अब यहां आता हूं। देखें, हमारे पास बेटा एक कोई मॉलिक्यूल ले लें, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, या यहाँ 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये मॉलिक्यूल कंसेप्ट। इनफैक्ट ये वाले मॉलिक्यूल जो है एग्जैक्टली वाटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। वाटर की तरह का मतलब ये है कि इनका पॉइंट ग्रुप भी C2V है, और यहाँ भी C2V का C2 एग्जिस्ट करता हो। यहाँ ये देखो, यहाँ C2V, नूर फातिमा, हेलो बेटा, C2V जो है ये पॉइंट ग्रुप है, याद रखें, ठीक है। जी जी। और यहाँ जो है ना जस्ट C2 आना चाहिए, सही है ना, ये V नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा चले, खैर C2V इन मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप है, और उसके जो अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास 4 थे, आपको पता है। E था, C2 था, सिग्मा V1, सिग्मा V2 था, और जिसको विद रेस्पेक्ट टू XYZ भी हम मेंशन कर सकते थे, जिस तरह सिग्मा YXZ किया हुआ है, सिग्मा VYZ, वो सेम थिंग है, सही है। यस यस। और उसके बाद बेटा, ठीक है, उसके बाद हम कोई भी सिमेट्री एलिमेंट होता था उसकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनाते थे, ऐसी बात है ना। यस। अच्छा, वो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती थी? देखिए, ई का जो है, ई के ये वाले इस तरह मतलब है कि हम मैट्रिक्स डेवलप करते थे। इनफैक्ट ये ई की किस तरह मैट्रिक बनाते हैं ये ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन बनाना, ऐसी बात है ना। तो मेरे ख्याल है यहाँ फिर पीछे जाने की जरूरत नहीं, यही आप मतलब किस तरह इसका डेवलप होता है। और फिर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं बेटा, ये वाले, ठीक है, और इसको सम करते हैं और वो ई का कैरेक्टर बना, सही है, और या ट्रेस का कह दिया, या फिर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, वो आता हूं मैं, उसको थोड़ा सा फिर डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। ये मैट्रिक्स है ई के, और इसी तरह यहाँ C2V के नहीं है, C2 का, सही है ना। यस सर। नूर फातिमा, यस सर। हेलो। और नूर फातिमा, अभी मैंने ये बात की है कि फॉर्मेट एक रखें बेटा, ठीक है। यस सर। जी सर। और वो आप सुन रहे होंगे, कर लेंगे बाद में। ओके, C2 का यू है। अब C2 का जिस वक्त यहाँ इस तरह का मैट्रिक्स है, ट्रेस यकीनन -1 होगा, और इसी तरह सिग्मा V हो गया, सिग्मा VXZ YZ हो गया, और इसके मैट्रिक्स हमने डेवलप कर लिए, ठीक है। अब यहाँ भी गलती की हुई है, जिस वक्त C2V पुट करती हैं तो इसका मतलब पॉइंट ग्रुप होता है, जबकि हम तो सिमेट्री एलिमेंट्स को डील कर रहे हैं ना अभी, ठीक है। सो हमारे C2V पॉइंट ग्रुप के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके सिमेट्री एलिमेंट्स ये होंगे और उनकी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये होगी, ठीक है। ओके, यस। और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई है अच्छी तरह, मेरा ख्याल है आप लोग समझ रहे होंगे। जी सर। अच्छा, और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन को भी डिफाइन या क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप से, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। असल में अब इसकी तरफ हम आ रहे हैं ऐसा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब देखें बेटा, यहां हमने उन्हीं मैट्रिक्स को ले लिया, और C2V नहीं है, यहां भी C2 है, ठीक है जी। ओके, अब उसी तरह हमने मैट्रिक्स रख दिए और सिमेट्री एलिमेंट्स रख दिए। अभी तक हम मतलब है कि उस पॉइंट पर नहीं गए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन तक नहीं पहुंचे, जस्ट आपको ये बता रहे हैं ये मैट्रिक्स है इसके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को ये देखें, ये जो डायगोनली शो किए गए हैं ये हाईलाइट किए जा रहे हैं कि इनकी वैल्यूज को सम करेंगे और ऐड करेंगे आपस में, और फिर उसका कैरेक्टर या ट्रेस ये आएगा, ठीक है, डायग्राम का। अभी तक कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे उन्होंने आई थिंक शो किया होगा। हाँ, अब ये देखें, कैरेक्टर जो है यहां देखें, यहां 1 क्यों कर दिया बेटा?
यहाँ जीरो बाय नहीं है? मिस्टेक। यस सर, मिस 0 है। ओके ठीक है। अब असल में आप किसी और तरफ साइड पे ले गई। ओके, सम 3 कर दिया और इसको भी आपने उसी तरह पुट करे। और देखे ना एक ये क्या किया है आपने, ये मैं इसीलिए कह रहा था। देख यहाँ मैं पिछली स्लाइड पे समझा दूं। अगर यहाँ इसके करेक्टर जो होंगे ना बेटा, इसके 3 होंगे और इसका जिसमें सम करूंगा -1 से कैंसिल आउट होकर -1 करेक्टर रह जाएगा। और यहाँ इसका जो होगा, यहाँ जस्ट -1 और 1 कैंसिल आउट होकर जस्ट 1 करेक्टर रह जाएगा इसका। और यहाँ भी 1 करेक्टर इसका रह जाएगा। डू यू एग्री? यस सर। सही है। और नूर फातिमा, आपने यहाँ क्या किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड पे, इसी का या कुछ और किया आपने? ये आपने बेटा क्या किया? सही, यहाँ पे ना एक वैसे एग्जांपल डाली थी करेक्टर बताने के लिए कि कोई भी हमारे पास जर्नल एग्जांपल हो तो उसके करेक्टर ऐसे होंगे। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे वाटर वाली एक्सप्लेन की हुई है। इसे नेक्स्ट स्लाइड करें। ओके ठीक है। फिर आप यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ एक्सप्लेन करती ना एक रो में। अब देखें यहाँ जिस वक्त आपने डाल दी ना, इसका मतलब ये है कि हम पिछली चीज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल है इसको खत्म कर दें, जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, यहाँ हाँ, अब बिल्कुल आपने ये पुट किया हुआ है। C2 भी पॉइंट ग्रुप है हमारा। अब यहाँ भी आप भी ना पुट करें और यहाँ देखें जिस तरह अभी मैं डिस्कस कर रहा था, उसके करेक्टर बेटा ये हो गए। ठीक है, ये करेक्टर, ये ट्रेसेस आगे मैट्रिक्स के। अब हमें अब जो है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होती है इन फैक्ट, सही है, ये 4 बेसिस पे हम डिराइव कर सकते हैं। वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 3n कोऑर्डिनेट्स कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल और बॉन्ड वेक्टर। बॉन्ड वेक्टर बॉन्ड्स को ही कहते हैं। ठीक है, इनकी बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ जस्ट पीछे चलते हैं। अब देखें ना, ये 1 मिनट पीछे वाले को लिंक कर लें बेटा। ये वाले यहां पहुंचे थे ना पॉइंट ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के, इस तरह। हेलो, यस सर। जी सर। और इसको करेक्टर और ट्रेस का नाम दिया था और इसी मैट्रिक्स के थ्रू, और ये इस मॉलिक्यूल के रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस भी हैं। मैट्रिक्स के थ्रू भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ये हैं 3 - 1 1 1, जिस तरह अभी बात हो रही थी ना। हेलो जी सर। सर इसके अंदर ये भी कह सकते हैं ना कि XYZ एक्सिस के जरिए से अगर हमने रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देनी हो तो ये जो ट्रेस है यही हमारी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। जी बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली इसी तरह XYZ के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये असल में ये जो मैट्रिक्स हैं ये अकॉर्डिंग टू XYZ ही होते हैं। सही है, जिस वक्त मैंने लास्ट टाइम आपको वाटर मॉलिक्यूल का मैट्रिक्स हम स्टडी कर रहे थे, आपको याद होगा XYZ लेते थे और फिर कॉमन लेते थे, कैंसिल आउट करके वहीं से वैल्यू ली हुई है। सही है जी। यस। और ये इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी हुई। अच्छा, फिर इसके अलावा अब मैंने ये XYZ वाला मेथड और 3 मतलब है कि XYZ का मतलब एक्सेस कह लें और या फिर इसको मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी कह सकते हैं, और 3n कोऑर्डिनेट और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड वेक्टर के थ्रू हम किस तरह निकालते हैं, ये आगे जरा डिफाइन की गई है चीजें। सही है, अब देखो ये जो है ये XYZ, ठीक। अब ये चीज जो है ये वहीं से ली है। अब कहीं किसी बुक में ना रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखी होगी बेटा 3 - 1 1 1। इसका मतलब ये है कि आप मैट्रिक्स के थ्रू ले रहे हैं। सही है जी जी। एक बात। दूसरी बात, इसको तो फिर ट्रेसेस भी कह सकते हैं ना। जी जी जी, मैं ये पहले भी बात ये कही है कि इसको ट्रेसेस भी कहते हैं, करेक्टर भी, और फिर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का भी आप मैंने बाद में उसको डिफाइन किया था भी, इसको कह सकते हैं। सही है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ना हम इसको सिंपली इसी वैल्यूज को
एक्स वाई जी की बेसिस पे कर सकते हैं। जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स हों उनको एक्स वाई जी की बेस पे सिंपली आप मतलब मैट्रिक्स के ज्यादा चक्कर में भी ना पड़े तो आपको वैल्यूज ये मिल सकती है। वो कैसे? जस्ट 1 मिनट, वी खत्म करना चाह रहा था यहां से। फातिमा आपने ये मिस्टेक की हुई है। यस सर। ओके, यहां देखें एक्स वाई जी, जिस एक्स वाई जी 1 का मतलब क्या है, क्यों ली है? इसलिए कि ई एक्स पे अप्लाई करें, वाई पे अप्लाई करें, जी पे अप्लाई करें, क्या होता है बेटा? सर कोई वैल्यू अनचेंज चेंज रहता है। नहीं, अनचेंज रहता है। एग्जैक्टली, ठीक है। और जिस वक्त C2 एक्स वाई जी पे अप्लाई करेंगे, C2 चूंकि हम अलांग जी एक्सिस कर रहे थे ना बेटा, सही है, जी अलांग जी जी एक्सिस कर रहे हैं तो एक्स वाई चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम जी की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जी के तो अलांग कर रहे हैं ना C2, और एक्स वाई Yes. चेंज होते हैं। जिस जगह चेंज आती है वहां हम माइनस शो कर देते हैं, माइनस। और या फिर सिग्मा वी एक्स वी, और ये मैट्रिक्स का आंसर भी यही था। और उस असल में एक्स वाई जी वाला मेथड जो है उसी की सिंपलेस्ट फॉर्म में, यूं समझे, समझाइए। यस सर। हेलो यस सर। हेलो, ओके। यस सर। हेलो। अब यहां देखें, ये जो सिग्मा वी अप्लाई किया गया है बेटा, सिग्मा वी अप्लाई किया गया है जो, और यहां जो चीज नहीं है, जो चीज डिसअपेयर है, और उसको माइनस कर दोगे, दूसरे को पॉजिटिव कर दोगे। यहां क्या चीज डिसअपेयर है? वाई। एक्स सी एग्जिस्ट करता है, सो मैं एक्स के सामने 1 पुट करूंगा, और जो डिसअपेयर है -1 कर लूंगा, दूसरा भी पॉजिटिव कर दूंगा। इन द सेम वे सिग्मा वी वाई सी, और यहाँ एक्स डिसअपेयर है जिसकी वजह से मैं एक्स की वैल्यू -1 और दूसरी जो है बेटा 1 कर दूंगा, ठीक है। यस सर। और उसी तरह हमने ऐड करना है, 3 आ गया, -1 1 से कैंसिल आउट कर, ओके, -1 आ गया, और इसके अलावा -1 1 कैंसिल होके 1 आ गया, और यहां भी 1 आ गया, और ये इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस की बेस पे जो लेते हैं वही होती है नॉर्मली जो मैट्रिक्स वाली होती है, और इनफैक्ट मैट्रिक्स भी हम डेवलप करते हैं तो 3 कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस से करते हैं, सही है ना। और ये जस्ट सिंपलेस्ट वे में प्रेजेंट किया गया, और कुछ नहीं। ओके ओके सर। यहां तक क्लियर है? सर, किसी बच्चे को? जी बेटा। सर अगर हम एक्सिस के थ्रू कर रहे हैं तो हमें C2 का जो एक्सिस है उसको भी तो मेंशन करना चाहिए। यहाँ पे C2 का एक्सिस Z रखा हुआ है ना हमने। जी बिल्कुल। बेटा देखें, तो उसको मेंशन करना लाजमी है। ओके सुने, मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह हम अब C2 XYZ पे अप्लाई कर रहे हैं, कन्वेंशनली आपने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा, नॉर्मली जो प्रिंसिपल एक्सिस पास करते हैं वो कन्वेंशनली अलोंग Z एक्सिस करते हैं, ठीक है। और अब भी मैं ये बता रहा था कि हम C2 जो अप्लाई कर रहे हैं अलोंग Z एक्सिस है। अच्छा, अलोंग Z एक्सिस जिस वक्त बेटा करेंगे, अंडरस्टूड होगा एक्स और वाई चेंज होंगे, Z नहीं होगा, और जिसकी वजह से यहां देखिए Z की वैल्यू हमने चेंज नहीं की, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर दी है। इसका मतलब अंडरस्टूड है ये जो C2 लिया है ये अलोंग Z है, समझा कि? जी सर। हाँ, दूसरा अगर आप वैसे यहां मेंशन करना चाहें तो इट्स ओके, सही है, वो भी एक फैक्टर वे है, कोई जिस तरह हमने एक्स वाई एक्स सिग्मा वी को मेंशन कर दिया है, और सिग्मा वी पे अगर सिग्मा वी 1 और सिग्मा वी 2 या सिग्मा वी प्राइम डबल प्राइम ये शो कर दे फिर भी अंडरस्टूड होगा, सही है। और अगर यहाँ कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में शो कर देंगे तो मतलब ज्यादा इजी हो जाएगा, सही है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये कौन बात करे? आयशा रहमानी ना? यस सर। तो जस्ट 1 मिनट,
ऐसा बेटा, ये आप पेपर नहीं देने आई? सर मैंने आपसे बात की थी। आपने बात की थी और मैंने क्या जवाब दिया था? सर आपने कहा था कि एप्लीकेशन के थ्रू। सर मैंने सर से बात की थी, सर वक्त से, तो उन्होंने कहा था एप्लीकेशन के थ्रू तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इससे आपके फाइनल्स रह जाएंगे। नहीं, आप एक ही चीज कहती हैं। आगे सुने मैं क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि आप आए और डिपार्टमेंट में, सही है, आप एप्लीकेशन के प्रोसेस थ्रू, और आपने कहा लेंथी, मैं क्या नेक्स्ट एंड लीस्ट, फिर आप HOD के पास आए, मतलब डॉक्टर बख्श साहब के पास, और वो मुझे परमिशन दे देते हैं तो मैं ले लूंगा। बात हुई थी इस तरह? जी सर, मैंने सर से फेस टू फेस भी बात की है। अच्छा, अगली बात करें ना। जिस वक्त मैंने ये कहा भी आप डॉक्टर बख्श साहब के पास आ जाए, और उसके बाद आपने आंसर किया कि मैं तो खानपुर से आती हूँ, ऐसी बात है ना? तो भी आप बेटा, आपका पेपर है, आपको तो आना पड़ेगा। फिर ये चीजें ऐसे तो नहीं होती। देखें, अब डॉक्टर बख्श, मुझे जिस तरह आप कह रही हैं भी डॉक्टर बख्श ने कहा भी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर बख्श जस्ट HOD है, वो एक मरतबा कह दे कि इसी तरह कर ले डॉक्टर साहब, आप तो मेरी स्टूडेंट है, मैं आपको ज्यादा फेवर देना चाहता हूं, मगर एट लीस्ट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं ऊपर हमारे, तो उनको तो पता होना चाहिए ना। सर मैंने सर से फेस टू फेस भी बात की थी, मैंने परसों भी कॉल की थी। सर कहते कि मैं ऐसे फेवर नहीं दे सकता। तो पहले तो आप नहीं, अभी आप खुद नहीं कह रही कि सर कह रहे थे भी इतना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मैंने सर से ये भी कहा था कि सर आप फेवर दें, तो सर कहते कि मैं फेवर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर HOD ऐसे फेवर नहीं दे सकता। अगर आपको करना है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ही आओगे। फिर नहीं, आपने अभी तो मुझे कहा है, अभी सर ने कहा अभी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सर मैंने 2 बातें की थी सर को। मैंने कहा था सर अगर आप फेवर कर दें, तो सर ने कहा कि मैं नहीं कर सकता फेवर। अगर आप चाहते हो कि पेपर दो, पहली बात कि आप टीचर से रिक्वेस्ट करो, वो आपको दे देंगे। जी सर, लेक्चर अगर नहीं दे रहे, जस्ट 1 मिनट बेटा। जी सर। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, बात ये है, आप ना इसको सॉल्व कर लें, सही है। अगर आप HOD कह दे तो मैं फेवर दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। एनीवे टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम हो गया है, बच्चे बैठे होंगे दूसरे। जी सर। ओके जी बेटा, कहाँ तक पहुंचे थे हम? हेलो, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक। ओके, हमने ये बात की कि हमने XYZ के थ्रू या मैट्रिक्स के थ्रू रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल ली, सही है। इसके अलावा देखिए, XYZ हो गया, 3n कोऑर्डिनेट्स। 3n कोऑर्डिनेट्स के थ्रू किस तरह निकालते हैं, मैं आपको यहीं से एग्जांपल होनी चाहिए। 3n कोऑर्डिनेट्स, 3 का मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट्स है इनफैक्ट, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है बेटा? जी सर। ओके,
और नंबर ऑफ n किस तरह लेते हैं हम कि हर एटम 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक। वो 3 डायमेंशन में किस तरह, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल है ना आपके पास, और ये मॉलिक्यूल, इसका हाइड्रोजन भी 3 डायमेंशन में XYZ में होगा और ऑक्सीजन भी XYZ में होगा, और इसी तरह बेटा सेकंड हाइड्रोजन होगा, ये भी XYZ में होगा, ठीक है। अब इस तरह इस 3n कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जो मैट्रिक्स की डेवलपमेंट होगी बहुत लेंथी होगी, और ये मेथड मैं ऑलरेडी भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यस सर। सही है ना। तो अब ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसके थ्रू जस्ट कंसेप्ट देते हैं लोग, और आपको बता दिया जाता है कि 3n किस तरह होगा। 3n का यहाँ अगर फॉर एग्जांपल मैं आइडेंटिटी वाला ई शो करूं 3n के थ्रू, देखना यहाँ आपको इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा, यहाँ डायगोनली 1 1 1 1 आ जाएगा, 9 इसकी रोज होंगी, 9 कॉलम होंगी, सही है। क्योंकि हमारे पास देखें ना, हाइड्रोजन के भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑक्सीजन के भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, और दूसरे हाइड्रोजन के भी 3 कोऑर्डिनेट्स, और टोटल कितने होंगे बेटा 9, सही है। इसका मतलब है इसकी डायमेंशंस 9 होंगी। अगर किसी चीज की डायमेंशन का पता करना हो तो हम उसके मैट्रिक्स की आइडेंटिटी की वैल्यू का पता कर लेते हैं, और उससे हमें उसकी डायमेंशंस का आइडिया हो जाता है, सही है। यस सर। अब मुझे ये बात बताएं कि वाटर के इतना है तो स्मिटी एलिमेंट्स, ये लास्ट टाइम मैंने किसी लेक्चर में ये आपको पढ़ाए थे और बहुत लेंथी थे, और ई की अपना एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स बनेगा C3 सिग्मा B का, और इस तरह बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। और ये तो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर बेंजीन मॉलिक्यूल हो तो उसको किस तरह डील करोगे। बेंजीन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बताएंगे। हमारे पास 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना। ओके, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। अब हर एक को बेटा आप 3 डायमेंशन में लेके जाओ तो 36 आप अंदाजा लगाएं वो कितना कॉम्प्लिकेटेड। और फिर बेंजीन मॉलिक्यूल जो है ये सिंपलेस्ट है ऑर्गेनिक, इसमें और मॉलिक्यूल आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका मतलब 3n कोऑर्डिनेट्स वाला की बेसिस पे रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो हम ड्रा करते हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए भी इस तरह। मगर ये प्रोसेस जो है, ये वे जो है, ये मेथड एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है, ये बहुत लेंथी है। इसको तो आप पेपर पर भी ड्रा नहीं कर सकते मॉलिक्यूल्स की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हेलो, यस सर। अच्छा, हेलो, यस सर। हाँ चले, इसको बहुत मतलब है कि ये डिफिकल्ट टाइप का मेथड है, लेंथी है, तो फिर इसका एक सिंपली, जी बेटा एक मिनट, ये ओके चले ठीक है। यहां फिर एक इसका अल्टरनेट एक टेक्निक्स डेवलप की गई है, सही है। और हमें इसी तरह की मतलब है कि आपको हर चीज इसी तरह की मिल जाएगी। वो क्या होती है, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। हम उस 3n की बेस पे बेटा हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स और XYZ की बेस पे जो कैरेक्टर होंगे आएंगे हमारे पास, हम उसको टोटल जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी सर। वो कैसे, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, देखिएगा जरा एक मिनट तवज्जो करें। यहां 3 है। 3 क्यों है बेटा कि जिस वक्त मैंने आइडेंटिटी वाला प्रोसेस इस मॉलिक्यूल पे लगाया बेटा, हेलो, यस सर। हाँ, इस मॉलिक्यूल पे ई अप्लाई किया, आइडेंटिटी अप्लाई किया, उस वक्त आपको पता है नथिंग टू डू। आइडेंटिटी का मतलब होता है नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है कि आप इस मॉलिक्यूल के तीनों एटम्स अनशिफ्टेड रहेंगे और उसकी वैल्यू सुनिएगा, उसकी वैल्यू बेटा 3 आएगी, सही है। और C3 अप्लाई करें। C3 जिस वक्त अप्लाई करते हैं
हमारे पास नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितने होंगे बेटा? सर C2 अप्लाई करने पे 1। हाँ, ये इन्होंने यहाँ वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, 2 आएगा ना, सही है जी। 2 करें तो क्या होगा बेटा? सर 1 अनशिफ्टेड 1 आएगा, तो हमने 1 रख दिया, ठीक है। अगर सिग्मा वी एक्स जी करते, देखें यहां एक्स वाई जी इसलिए किए गए हैं, अब प्लेन्स पास करेंगे। सिग्मा वी वो प्लेन होगी जो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होगी, सारे एटम्स को कट कर रही होगी, और जिस वक्त सारे एटम्स को कट कर रही होगी तो वो एटम्स अपनी जगह पड़े रहेंगे। वो अनशिफ्टेड नंबर ऑफ एटम्स बेटा 3 होंगे हमारे पास, ठीक है। और एक्स वाई जी सिग्मा वी वाई जी का मतलब यह है कि आप ये वाली प्लेन ऑक्सीजन से पास कर रहे हो। अब जिस वक्त ऑक्सीजन से पास कर रहे हो, दोनों हाइड्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब एक्सचेंज करेंगे प्लेस, ठीक है, और ऑक्सीजन जस्ट अनशिफ्टेड रह जाएगा, सही है। अब यहां से जो भी मॉलिक्यूल हो, हमने पहले नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स डिटरमाइन करने हैं, सही है। ओके सर। अच्छा, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन वैल्यूज किसके? एक्स वाई जी के, वो कैलकुलेट करनी होती है, सही है। और एक्स वाई जी नॉर्मली वही होंगी, C2 जिस जगह हो, सिग्मा वी एक्स जी वाई जी की जो वैल्यू आप निकाल लेंगे वही रहती है, ठीक है सर। अभी कैलकुलेट किए हैं ना? बिल्कुल, अभी हमने कैलकुलेट की है, वो ये है 3 है, क्योंकि अभी हमने बात की थी उसकी वैल्यू 3 आई थी और यहाँ -1 आई थी, और या वहां, या फिर इस तरह कर लें, सिंपली मैं ये कह दूं, जो इसके मैट्रिक्स डेवलप किए थे आपने, सही है, और उसके जो करैक्टर आए थे, ऐसी बात है ना, जो करैक्टर आए थे और वो मैट्रिक्स की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन थी, मैट्रिक्स की, ठीक है जी सर। और उस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम से मल्टीप्लाई करें, जी सर। तो जिस वक्त हम होंगे टोटल, ये 3 into 3 क्या होगा? 9 होगा, -1 into 1 आंसर आएगा, 1 into 3 क्या होगा आंसर? 3 1 into 1 आंसर 1। तो इस तरह हमारे 3 कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ 3n कोऑर्डिनेट्स, मतलब है कि हमारे पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ये आ जाएगी, समझ आएगी? यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब इस लेक्चर में ना आप रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन समझ जाए। अच्छा, इसको बेंथी, ये जो सैंपल कैरेक्टर नजर आया ना, इसको बेंथी कहते हैं ना, सॉरी बैथी, सही है, कैरेक्टर से जी, बैथी नोटेशन। और जो नीचे सबस्क्रिप्ट में रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक स्टैंड्स फॉर रिड्यूस और दूसरा रिप्रेजेंटेशन को करेगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन करता है कि वाटर मॉलिक्यूल की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो हम इस तरह ये निकालेंगे बेटा, सही है, वाटर मॉलिक्यूल की, सही है। ओके, तो नेक्स्ट, अब ये अमोनिया मॉलिक्यूल की है, सही है। अब अमोनिया मॉलिक्यूल की यहां स्मिटी एलिमेंट्स चेक कर लें। ओके, ठीक है, मुझे ये बताएं, ये जो यहां ये क्या चीज है? ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने मैट्रिक्स से निकाली थी, सही है, या फिर आप अलोंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जी कहते हैं, सही है। ये वो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना? जी सर। आपको पता है कि C3 में ना 2 cos θ+1 हमने लगाते थे ना? यस सर। और जिसकी वजह से हमारे पास 0 वैल्यू आती थी, और इसी तरह 1 की वैल्यू आ गई थी। ये आप उसके मैट्रिक्स या एक्स वाई जी जिस वक्त वो करेंगे ना, तो एक्स वाई जी की वैल्यू तो हमें पता चल जाएगा भी ये वैल्यू है, और ये हमारे पास मतलब है कि एक्स वाई जी या मैट्रिक्स का करैक्टर या ट्रेस है हमारे पास। अब मॉलिक्यूल पे आ जाए, हम मॉलिक्यूल की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? तो बेटा यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सॉरी, कितने नंबर ऑफ एटम्स है? नंबर ऑफ एटम्स कितने? 4 नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है।
अब पहले आप ई अप्लाई करें बेटा, सिमेट्रिक एलिमेंट ई का मतलब है जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स रहेंगे, सही है। अब 4 है तो मेरे पास 4 की वैल्यू आई, सही है। और C3 अप्लाई करूंगा तो देखिए इसकी शेप अमोनिया की किस तरह की होती है बेटा, इसकी ज्योमेट्री किस तरह की होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। बिल्कुल। पिरामिडल का मतलब ये है कि आप अगर n से पास करोगे प्रिंसिपल एक्सेस C3, वो तीनों के तीनों H जो होंगे वो मूव करेंगे अपनी जगह, उनकी जो स्पेस होगी, सॉरी प्लेस जो होगी वो सेम जगह पे नहीं रहेंगे, वो शिफ्ट होंगे अनशिफ्टेड फॉर्म में, जस्ट नाइट्रोजन रहेगा, ऐसी बात है ना? यस सर। तो जिसकी वजह से C3 के नीचे 1 लगा दिया, सही? जी सर। अच्छा, अब ये सिग्मा भी जिस वक्त, हाँ सिग्मा भी जिस वक्त भी हम सिग्मा भी हमारे पास यहाँ 3 होते थे, उस वक्त 2 चीजें जो अनशिफ्टेड होती थी बेटा, एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और दूसरे हाइड्रोजन जो है शिफ्ट हो जाते थे, और जिसकी वजह से हमने यहाँ 2 पुट कर दिया बेटा, सही है। और इसी तरह इसके करैक्टर इन टर्म्स ऑफ XYZ कह लें या मैट्रिक्स के ट्रेसेस कह लें, वो 3 0 1 थे, ऐसी बात है ना? यस सर। हाँ, अब मॉलिक्यूल की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमोनिया कितनी होगी? 3 into 4 क्या होगा बेटा? तो 0 into 1 0, 1 into 1 2, ठीक है, 2 into 1। ओके। अब यहाँ ये अमोनिया मॉलिक्यूल की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली, ये लास्ट वाली वैल्यूज, सही है, ओके। और जो ट्रेस होता है, करैक्टर होता है, वो रिड्यूसिबल फॉर्म है उस मैट्रिक्स की, ठीक है जी सर, ओके। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास? मिथेन मॉलिक्यूल आ गया। अब इसी तरह मिथेन मॉलिक्यूल का हम मैट्रिक्स बना लें या उसको XYZ के थ्रू हम ले लें। यकीनन XYZ 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ऐसी बात है ना? यस सर। 3 कोऑर्डिनेट्स पे E अप्लाई करोगे वो वैसे के वैसे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू हमेशा 3 आती है। और फिर देखें C3, XYZ पर 3 इस वक्त C3 अप्लाई करते थे तो क्या होगा बेटा? सर यहाँ पे तो 2 cos थीटा + 1 आएगा ना? एग्जैक्टली, फार्मूला 2 cos थीटा + 1 के रेफरेंस से। और C2 -1 आता था, सिग्मा D 1 होता था, S4 -1, क्योंकि 2 cos थीटा -1। सो सिंपली उसके थ्रू हमें ये रिड्यूसिबल फॉर्म मिल गई उसकी, ठीक है। और उसके बाद हम इसी मॉलिक्यूल के सिमेट्रिक एलिमेंट्स देखेंगे, E, C3, C2, सिग्मा D, S4, ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं मिथेन मॉलिक्यूल में। अब यहां जो है पहले तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स देखेंगे हम। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स बेटा कौन कौन से हैं? अब ये बताएं, नंबर ऑफ मिथेन में नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स कितने हैं? सर ई में तो 5 ही है ना, सारे अनचेंज नहीं। ओके, दूसरा कोई स्टूडेंट भी रिस्पॉन्ड करे ना? यस सर। नूर फातिमा नहीं, हफ्सा बेटा सर। नंबर ऑफ एटम्स 5 आएंगे यहाँ ई के नीचे? यस सर। क्यों सर अनचेंज होता है ना, अनचेंज ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अनचेंज रहेगा। मिथेन में नंबर ऑफ एटम्स 5 होते हैं? यस सर। 4 नहीं होते? नो सर, CH4। ओके ठीक है, सही है। 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, ठीक है। और C3 में 2 आ गया, सही है? जी सर। C3 में 2 क्यों आया? C3 में, एक मिनट मेरे पास ना सर, C और हाइड्रोजन जो है वो अनचेंज रहेंगे ना, और जो 3 हाइड्रोजन एटम है वो अपनी प्लेस चेंज कर देंगे। बस ठीक है।
चले, आपको आई थिंक इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आप बच्चे समझ रहे हैं ना सारे? इसकी समझ रहे हैं? हम C3 एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से पास होगा C3, और दूसरे 3 हाइड्रोजन नीचे की तरफ होंगे, जिसकी वजह से अनशिफ्टेड एटम 2 होंगे। ठीक है? यस सर। हाशिर ओके? यस सर, ठीक है। और C2 में जिस तरह हम ऑपरेट करते थे, जस्ट कार्बन अनशिफ्टेड रहता है। यस सर। ऐसी बात है ना? जी सर। ओके, और सिग्मा डी में सर बिटवीन 2 C2s आ जाएगा हमारे पास मिरर प्लेन। ओके, और ये बिटवीन 2 C2 होगा, तो इसके 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन आएगा इसमें अनशिफ्टेड में। जी सर। और S4 में क्या होगा? S4 देखिए आप, क्या होगा? जस्ट कार्बन अनशिफ्टेड रहेगा इसमें S4 में, और दूसरा जो अपना दूसरे सारे के सारे शिफ्ट होंगे। सही है? S4 वही है जिस तरह C4 अप्लाई करते थे, फिर सिग्मा अप्लाई करते थे इसमें, और सिग्मा H। जी, सिग्मा H, बिल्कुल सिग्मा अप्लाई करके, और रिजल्ट हमारे पास उसका 1 ही आएगा। ठीक है? और यहाँ उनकी रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, C2 का -1 आता है, C3 का 0 आता है, 2 cos प्लस थीटा, और S जो है होता है 2 cos थीटा -1 आई थिंक। सही है? तो इनकी ये वैल्यूज आ गई, और इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 ये क्या हुआ? 3 into 5 कितना होता है बेटा? 15। तो यहाँ 4 क्यों लिखा हुआ है नूर फातिमा? सर पता नहीं चला सर, ये हाँ My जी जी। mistake। 2 into 0 कितना होता है नूर फातिमा? सर 0। श्योर है ना? अच्छा, Yes, मैं sir। इधर भी बुलवा दूं। ओके, -1 into 1 -1, 1 into 3 और -1 into 1 कितना होता है? बोलिए। -1। जो ये रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन बेटा मिथेन मॉलिक्यूल की होगी। सही है? अब हमने यहां तक ये बात सीखी कि कोई मॉलिक्यूल हो, उसकी रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन किस तरह निकालते हैं। हम सिंपलेस्ट टेक्निक्स पर गए, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स चेक करेंगे, और उनके ट्रेसेस मैटर की फॉर्म में या इन टर्म्स ऑफ XYZ के फॉर्म में हमें क्लियर होने चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। सही है ना? जी सर। अच्छा, जो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड वेक्टर के मेथड्स भी हैं, जो यहाँ बुक है वहां अवेलेबल हैं। मेरा तो ख्याल है हमें NF है इतने ही, क्योंकि इनसे फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जस्ट इट्स ओके, मगर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड वेक्टर से भी रिजल्ट यही आएंगे। सही है? ओके। नेक्स्ट किस क्लास में हो सकता है? फिजिकल क्लास में हो सकता है कि आपकी कुछ फिजिकली क्लासेस भी हुई। सही है? अभी ना आज प्रोटेस्ट जो हुआ है, उसके रिजल्ट में एक मीटिंग ये हुई है, मगर वो मीटिंग अभी फाइनल स्टेज पे नहीं है। क्या हम उस तरह डिसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सही है? हो सकता है 1-2 वीक आपको, मगर ये अभी डिस्कशन चल रही है, आप किसी को बताएं मत। ठीक है? जी सर। ओके। सो बेटा यहां तक समझ आ गई आपको। कल को हम नेक्स्ट चलेंगे रिड्यूसेबल की तरफ, मगर नूर फातिमा ये आपको की गलतियों का भी पता चल गया। अब इसको आप फॉर्मेटिंग में भी और अच्छी तरह मैनेज करना। सही है? और मेरे वाले लेक्चर किसने डिस्कस किए हुए हैं? यही वाली चीजें मेरे वाले लेक्चर किस बच्चे के पास थे? ठीक, हेलो सर पता नहीं, यहाँ कोई बच्चा तो होगा ना? सर फर्स्ट 50 मुझे मिली थी, फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो है। नहीं, फर्स्ट नहीं बेटा, जो इस तरह के रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं।
चले जिसके पास भी। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जी सर। जी सर। चले ये इसलिए क्लियर ज्यादा हो गया होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी भी ये वीडियो देखी हुई होगी। जी सर। सही है। और यहाँ अब ज्यादा वो क्लियर हो गया, अच्छी बात हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल को नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके। अगर कोई सजेशन है तो मुझसे आप शेयर करें, बताएं। सर पेपर्स की एक्सपेक्टेड डेट अब 13 भी तो आ रही है ना, 13 Feb। अभी बेटा फाइनल आपको किसने बताया? सर ये एक मैसेज हॉस्टल वार्डन का रिवॉल्व हो रहा था ग्रुप्स में। आज? अभी? सर नहीं, कल परसों, 1-2 दिन पहले। नहीं, असल में ना जो बात होगी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बाद ही फाइनल हो जाएंगी चीजें, क्योंकि पहले तो यही था कि फर्स्ट वीक से नेचर साइंस वालों का हमारा, मगर इसके बाद हो सकता है कि अगर सेकंड चला गया तो फिर आपकी फिजिकली क्लासेस कुछ होगी। सर होनी चाहिए वैसे। हाँ, तो लेट्स सी। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आपका 8th सेमेस्टर होगा ना? जी सर। तो आपको मेरी समझ आ रही है, मैं क्लास लूं या ना लूं नेक्स्ट क्लास में? सर समझ तो आ रही है। सर लेनी है, आपने ही लेनी है सर। मैं चाह रहा था कि दूसरे लोगों को दे दूं ना, मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में और क्लासेस में जाना चाह रहा था, एमएससी। नहीं सर, ऐसे ना नो करें। सर रहने दें सर, आप हमारी ले लें सर, आप हमें और पढ़ाएं। दे दें। अच्छा चले, मैं देखता हूँ। सर नहीं, हमने आपसे पढ़ना है सर। चलो बेटा, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह। तो हो सकता है आपकी क्लास भी ले लूं और वहां से भी ले लूं, और फिर जो बेसिक है उसको कम कर दूंगा मैं। जी सर, हमारी ले लें। जी सर। ओके, देखता हूँ। चले ठीक है बेटा, फिर कल को इंशाल्लाह इसी टाइम पे। ठीक है बेटा। ओके सर। सर जी बेटा। सर अगर आप फ्री हैं अभी तो आपको मैं व्हाट्सएप पे कॉल कर लूं? क्या कोई बात डिस्कस करनी है? यस सर। जी जल्दी करें फिर। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जल्दी कॉल कर लें आप, मैंने क्या। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।